नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पयोधि, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं बादल, जलद, अभ्र, बलाधर। ये बादल के या मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं पयोधि, पयोधि, सिंधु, वारिस। ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं पयस्विनी, तरनी, पयस्विनी, तरनी। ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, देवपगा, देवपगा, सुरसरी, सुरसरी, जानवी, जानवी। ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये पूछ रहा है पयोध, सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से कौन सी भाषा संविधान में शामिल नहीं है? देखिए, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है, भाषाएं शामिल है। यानी कि जो 8वीं अनुसूची का विषय है वो भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया है। 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में संविधान है, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा ये जो भाषाएं जुड़ी हैं, ये विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 3 भाषाएं नमक जोड़ी गई। न से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बी, डी, एम, एस जोड़ी गई। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो ये पूछ रहा है कौन सी संविधान में सम्मिलित नहीं है? मैथिली, मैथिली यहाँ पर सम्मिलित है। ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। कह रहा है कि मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी और बोडो, जो मणिपुरी और बोडो है, ये भी बोडो भी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जो मणिपुरी है ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और ये बचा भोजपुरी। ये भोजपुरी जो भाषा है
ये संविधान में नहीं है। तो भोजपुरी, भोजपुरी, अवधी, अंग्रेजी, राजस्थानी, ये जो भाषा है ये भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन डी सही है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसमें प्रश्नवाचक से संबंधित शब्द आएगा। तुमने, ये तुमने सर्वनाम है, तुमने कोई प्रश्नवाचक शब्द है नहीं। उसने, उसने भी सर्वनाम है। किसने, किसने प्रश्नवाचक शब्द है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसलिए प्रश्नवाचक शब्द इसमें रहेगा। तो किसने, ये ऑप्शन सी सही होगा। और इसने, गिलास इसने तोड़ा है तो इसने गलत है, इसने नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है, किसने, यानी कि गिलास किसने तोड़ा है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी या सही जोड़ा नहीं है। राग, राग का विलोम विराग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, ये भी बात सही है। बच्चा का विलोम जवान होता है, नहीं, बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है, बूढ़ा। और उत्तम का विलोम अधम होता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। कौन सा है? जो महाधन ओज है, महाधन ओज का संधि महोज हो जाएगा, महोज। और इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं संधि तीन प्रकार की है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। अब यहाँ का है, और जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसे जो स्वर संधि पहली है तो जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें ये जो है महोज, ये वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि 2 अक्षरों का होता है, एक आओ और दूसरा आए। ये 2 अक्षरों का वृद्धि स्वर संधि होता है। यदि किसी संधि शब्द के मध्य में, यदि किसी संधि शब्द के मध्य में आओ और आए की मात्रा आ जाए तो उसमें वृद्धि स्वर संधि होगा। अब ये आओ कैसे बनेगा? आओ बनेगा छोटा आ या बड़ा आ प्लस वो या आओ, इनको जोड़ दिया जाएगा तो आओ बनेगा। दूसरा है कि आए, आए कैसे बनेगा? छोटा आ या बड़ा आ में ये या आए जोड़ दिया जाए तो आए बनेगा। जैसे यहां पर देखिए महाधनोज, अब महा में से बड़ा आ निकलेगा और वो इधर वो है तो आ में वो जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आओ। यही तो है कि छोटा आ या बड़ा आ प्लस वो या आओ बराबर आओ होगा। तो यहां आओ आ रहा है और आओ में कौन सी संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। तो इसमें वृद्धि संधि है। पौ धन अक और नौ धन इक, इन दोनों में अयाधि संधि है, अयाधि संधि है। अच्छा, जो अयाधि संधि है,
अयाध संधि अय, आय, औ, आओ, इन चार शब्दों का अयाध ही स्वर संधि होता है। जो अयाध स्वर संधि है इन चार अक्षरों का होता है। अब अय, आय, औ, आओ ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इधर मिटा लेते हैं। जो अय है तो अय कैसे बनेगा? यदि किसी, ये, आए, वो, आओ, यदि किसी ये के बाद, ये अक्षर के बाद कोई भी स्वर आता है तो अय हो जाएगा। और आए, आए अक्षर के बाद, यानी आए अक्षर के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाएगा। और वो के बाद कोई स्वर आता है, वो के बाद कोई स्वर आता है तो अ हो जाएगा। और आओ के बाद भी कोई स्वर आता है तो आओ हो जाएगा, यहां प्लस रहेगा। यदि ये के बाद कोई भी स्वर आता है तो अय हो जाएगा, और यहां जो स्वर होगा उसकी मात्रा यहां या पर लग जाएगी। आय के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाएगा, और यहां जो स्वर की मात्रा होगी वो इस पर लग जाएगी। वो के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय होगा, और या पर यहां जो स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। और आओ के बाद भी कोई स्वर आता है तो आओ हो जाएगा, और यहाँ जो मात्रा होगी वो लग जाएगी। जैसे मान लिया जाए यहाँ ये के बाद छोटी बड़ी ई आई है तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आई, आई। अगर जो छोटी ई आई है, यदि छोटी ई आई है तो अय हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है पौ धन अक। पौ में से क्या निकलेगा? आओ। पौ में से आओ निकलेगा, और यहां पर छोटा आ है तो आओ और में छोटा आ जोड़ देंगे तो क्या होगा? यदि आओ के बाद कोई स्वर आता है तो क्या जुड़ जाएगा? आओ। क्या बन जाएगा? आओ। अब यहां क्या बचा? मह। तो मह, धन, आओ, और यहां क्या बता? जा, जा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महा, महा, औज, महा, सॉरी यहां पा है, यहां पा है, यहां आओ है तो आओ, धन आ हो जाएगा। तो अब यहां पा है तो पा लेंगे, धन, आओ, और धन का। अब देखिए पा में आ जुड़ जाएगा तो बड़ा पा हो जाएगा, और वा और का क्या हो जाएगा? पावक। और ऐसे नौ धन इक में, नौ में क्या आता है? नौ में भी आओ आता है, आओ। नौ में से आओ निकल के आया स्वर, और यहां पर छोटी ई है तो छोटी ई की छोटी ई आ गया। अब आओ को छोटी ई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा? आव, आव हो जाएगा। अब यहां क्या बचा? ना, यहां आवी हो जाएगा, आवी। यहां क्या बचा? ना। अब ना में आवी जोड़ेंगे, आवी, और यहां क्या बचा? का। अब इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ना विक, यानी कि ना और वा पर छोटी की मात्रा, वी और का क्या हो जाएगा? नाविक, नाविक हो जाएगा। यहां क्या हो गया? पावक। तो इस प्रकार ये अयाधि संधि में होता है। परो धन उपकार। अब यहां देख लीजिए वो और छोटा ऊ जुड़ रहा है, यानी कि वो के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अ बन जाएगा।
लेकिन यहाँ उपकार है, तो अगर जो हम जोड़ेंगे पर धन पकार, तो ये कोई संधि नहीं बनेगा, इसलिए ये जो है डी ऑप्शन ये गलत है। यहाँ परो धन उपकार नहीं होना चाहिए, पर धन उपकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर धन उपकार। अब हम पर धन उपकार के हिसाब से देख लेते हैं, यदि पर धन उपकार मानते हैं तब। अब देखिए पर धन उपकार, अब देखिए यहां से छोटा आ निकल कर आया और यहां से ऊ निकल कर आया, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिला, तो क्या बन गया? यहां इसमें गुण स्वर संधि है। यदि आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। यानी कि छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो होगा। अब यहां पर देख लीजिए पर धन वो और धन पकार, अब यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा परो और पकार। अब क्या बन गया? परोपकार। अब ये यहां सार्थक शब्द बन गया। इस प्रकार इसमें गुण स्वर संधि है, तो गलत संधि के रूप में कौन सा लिखा है? परो धन उपकार। यहां पर धन उपकार होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। भूतपूर्व मतलब होता है जो पहले हुआ हो। अनादि मतलब होता है जिसका प्रारंभ ना हुआ हो, यानी कि जो प्रारंभ ना हुआ हो उसे अनादि कहते हैं। अद्वितीय मतलब होता है जिसके जैसा और दूसरा कोई ना हो, यानी कि जिसके जैसा कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो ये पूछ रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो अभूतपूर्व मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ये है कमल किशोर, यहाँ कमाल नहीं है, कमल किशोर गोयनका को 2002 में व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया व्यास सम्मान? प्रेमचंद की कहानियों को कालक्रम अध्ययन करने के लिए कमल किशोर गोयनका को 2002 में व्यास सम्मान दिया गया। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पैराग्राफ है, यानी कि अनसीन पैसेज है। इसको पढ़कर और जो नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। ये गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए हमारे यहाँ, अब इस पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई और जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ।
दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे। कौन? दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे। और यहाँ लिखा है कि दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ये सब बातें याद रखनी है, आगे प्रश्न में काम आएंगी। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। कौन पुरातन पंथी हो गया? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब ये मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। भागीरथी नदी है, उसके तट पर कह रहा है। और उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वह लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वह अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। और आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के जो अनुयायी थे ये क्या थे? हठ धर्मी हो गए थे। और बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी हो गए थे। अब हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इसी गद्यांश के हिसाब से आगे जो 5 प्रश्न आएंगे तो उनको हम लोग हल करेंगे। तो ये जो स्क्रैच है इसको मिटा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगी दोबारा जब पढ़ेंगे तो। इसको मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अतीत के लिखा है अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। अब आते हैं गद्यांश में। अब ये ऑप्शन है कि ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है लालसा, या आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, या विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। क्या है? अब पैसेज में देखते हैं। इसमें पहले ही लाइन में लिखा कि हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की लालसा बढ़ जाती है। किसके? अतीत के विषय में जानने की लालसा बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है? विद्वान पुनर्जागरण। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है कि भारतीय विद्वानों की पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर उनकी लालसा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। हमने वहां पढ़ा है कि जूतों की माला से दयानंद सरस्वती का स्वागत किया गया था, या विवेकानंद का, या राम मोहन राय का, या रामकृष्ण परमहंस का। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से कि जूतों की माला से स्वागत किया गया था किसका? दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर दयानंद सरस्वती को जूतों की माला से स्वागत किया गया था हिंदी भांति प्रांत में। तो दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। तो हमने पढ़ा है कि ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज ये अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या असत्य कथन है? बाद में बहुत से ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। मतलब जो अंतिम लाइन थी लास्ट वाली उसमें यही लिखा था कि ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। ये तो बात सही कह रहा है। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। हमने अभी पढ़ा है कब? 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। आगे कह रहा है कि बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। हाँ, ये बात सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। ये भी बात सही है। तो इसमें कह रहा है कि गलत कौन है? तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। हमने अभी पढ़ा है कि दयानंद जो सरस्वती थे वो शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अब वो जो 5 प्रश्न गद्यांश से संबंधित थे वो समाप्त हो गए, यानी कि पूरे हो गए। देखिए, गद्यांश में हल करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें गद्यांश को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे जो गद्यांश से संबंधित है। जब प्रश्न को पढ़ लेंगे उसके बाद में उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, और प्रश्न और ऑप्शन को जब पढ़ लेंगे तो प्रश्न में से एक कोई कीवर्ड ढूंढ लेंगे, कीवर्ड, और उस कीवर्ड को गद्यांश में अप्लाई करेंगे, और जिस लाइन में या जिस पैरा में वो जो कीवर्ड है अप्लाई होगा, बस वही के आसपास वो उत्तर होगा और हम उस उत्तर को टिक कर देंगे। ऐसे ही गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को भी पढ़ना है, और प्रश्न में से कीवर्ड उठाएंगे, उसे गद्यांश में अप्लाई करेंगे, जहां पर अप्लाई हो जाएगा उसी के आसपास वो ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे और प्रश्न में टिक कर देंगे। ऐसे ही हमें गद्यांश को हल करना है। अब ये अगला प्रश्न है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। जो 2 पंक्तियों के बीच और नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा और एक दिन बोलेंगे पेड़, ये सभी रचनाएं राजेश जोशी की हैं। राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच जो रचना है, इस रचना पर जो है 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी, और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था कब, 1955 ईस्वी में ही। और जो इनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, वो है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी रचना पर इन्हें 1955 ईस्वी में पहला हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं संविधान वाली और 2 भाषाएं अन्य। इन 2 अन्य भाषाओं में कौन है, एक राजस्थानी भाषा है, एक राजस्थानी भाषा है, और दूसरी अंग्रेजी भाषा है। ये 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 वाला किसे दिया गया, तो हाल ही में संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, जो दिन है, दिन के पर्यायवाची हैं वार, याम, दिवस। वार, याम, दिवस ये दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभात के पर्यायवाची हैं भोर, बिहान, निशांत ये सब इसके प्रभात के पर्यायवाची हैं। संध्या के पर्यायवाची हैं गोधूल, संध्याकाल ये संध्या के पर्यायवाची हैं। शाम का पर्यायवाची सायंकाल, दिनावसान ये दोनों शाम के पर्यायवाची हैं। ये पूछ रहा है भोर, बिहान, निशांत, तो भोर, बिहान, निशांत किसमें है, ये प्रभात के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत्य प्रत्यय से जो बनने वाली क्रिया है वो कृदंत है, यानी का से कृत्य प्रत्यय और का से कृदंत क्रिया बनेगी। का से कृत्य प्रत्यय और का से कृदंत क्रिया बनेगी। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो राम करता है, फल कर्म है और खाना क्रिया है।
पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या क्या होती है? जैसे राम फल खाकर, फल खाकर सो गया। राम फल खाकर क्या किया? सो गया। तो राम पहले फल खाया फिर सो गया, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ कर रहा है। पहले क्या किया? खाया है, और फिर इसके बाद में उसी क्षण सो गया। तो ये जो पहले वाली क्रिया है, खाना वाली जो क्रिया है, पहले वाली क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। यानी कि जब पहले वाली क्रिया के पश्चात, पहले वाली क्रिया के पश्चात उसी क्षण दूसरी वाली क्रिया भी करता, तो उसे पहले वाली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? जैसे अंक मतलब होता है चिन्ह और भाग्य, ये बात सही है। कोट के मतलब होता है किला और एक प्रकार का वस्त्र जो पहना जाता है, ये भी सही है। दूसरा है बलि, बलि मतलब होता है उपहार यानी कि पुरस्कार और कर, हाँ ये भी सही है। सर, सर मतलब होता है श्रद्धेय, नहीं, सर मतलब श्रद्धेय नहीं होता है। सर मतलब होता है तालाब, तालाब सिर, तालाब सिर, ये सर के मतलब होता है। तो कहता है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, ये जोड़ा सही नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए वाच्य जो होता है, वाच्य तीन प्रकार का होता है। वाच्य तीन प्रकार का होता है, कृतिवाच्य, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार का वाच्य होता है। जो कृतिवाच्य होता है, कृतिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो कर्मवाच्य की क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे जैसे राम फल खाता है, तो राम के बारे में कहा गया है कि राम फल खाता है, तो ये कृतिवाच्य है। दूसरा है जो कर्म है, कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। जैसे राम के द्वारा फल खाया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है, इसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है कि राम से खाया नहीं जाता है, राम से खाया नहीं जाता है, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। और जो भाववाच्य होता है ये हमेशा और हमेशा नकारात्मक होता है। भाववाच्य हमेशा नकारात्मक होता है और इसमें कर्म नहीं होता है, यानी कि अकर्मक क्रिया का भाववाच्य बनता है। और यहां पर देख लीजिए कि नकारात्मक है सेंटेंस और इसमें कर्म नहीं है, तो इसीलिए ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जो भौरा है, भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं अली, अली, मधुकर, मधुकर, ये भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं मतंग, मतंग, गजह, कुंजर, कुंजर, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। सियार के पर्यायवाची शब्द हैं गीदड़, गीदड़, माकेश, गीदड़,
मकेश, ये सियार के पर्यायवाची शब्द हैं। और सांप के पर्यायवाची शब्द हैं व्याग, व्याल, उरग, पन्नग, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सांप के। तो ये ऑप्शन डी सही है, सांप के। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का समानार्थी शब्द कौन नहीं? स्वर्ण, स्वर्ण अमृत का समानार्थी शब्द है। पारा, पारा भी अमृत का समानार्थी शब्द है। दूध, दूध भी अमृत का समानार्थी शब्द है। ये मोती, ये अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये अनेकों शब्द गलत है, अनेक होता है, अनेक। दूसरा कह रहा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हाँ, ये बात सही है, ऑप्शन बी सही है। सी भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, यहां भी अनेकों गलत है, अनेक होता है। अगला है कि श्री कृष्ण का अनेक नाम है। हाँ, अनेक तो सही है, लेकिन यहाँ का है, का नहीं के होना चाहिए कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। लिखा है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। अब देख लीजिए, जिसने गुलाबी समीज पहनी है, जिसका नाम श्याम है, या उसका नाम श्याम है, या इसका नाम श्याम है, या किसका नाम श्याम है। यहां पर देख लीजिए पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम है तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं होगा, यानी किसका पहले कट गया। इसका सही बैठता नहीं है, ये भी कट गया। और जिसका सर्वनाम एक जैसा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी सही है, उसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खाना, पीना, करना। अब इसमें जो ना लगा है ये ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय है। खा, पी, कर, ये क्या है? ये धातु है, ये धातु है और ना प्रत्यय है। अब कहता है कर्म, तो इसमें तो ऑप्शन ये सही है। कर्म यानी कि जो कर्ता होता है, कर्ता जो होता है, तो क्रिया और कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये वाक्य का एक पार्ट है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे सामाजिक, सामाजिक। अब ये सामाजिक को हम लोग क्या करेंगे? ये समाज प्लस इक होता है, समाज प्लस इक होता है। अब इसमें इक प्रत्यय है और समाज मूल शब्द है। अगर जो समाज मूल शब्द है, समाज में इक जोड़ दोगे तो सामाजिक बन जाएगा। तो इसलिए सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। तो इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगता है। अच्छा, ये क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है, जैसे प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? प्रति प्लस दिन। अब जो दिन है ये मूल शब्द है और प्रति क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें धातु पूछ रहा है तो ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। अब यहां पर देख लेते हैं कि मोक्ष के लिए प्राप्त, ये सही नहीं बैठता है। मोक्ष से प्राप्त, ये भी सही नहीं बैठता है। मोक्ष द्वारा प्राप्त, ये भी नहीं होगा। और मोक्ष को प्राप्त, ये बैठता है ऑप्शन डी, इसलिए को सही है।
मोक्ष को प्राप्त ये द्वितीय विभक्ति है, यानी कि कर्म में आता है। मोक्ष को प्राप्त, जो मोक्ष प्राप्त है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और इसमें विग्रह करने पर विभक्ति आ जाती है। और तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार का होता है। तो जैसे मोक्ष प्राप्त को जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। अब को विभक्ति बीच में आ गई तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास 6 होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1996 ईस्वी में जो सुरेंद्र वर्मा हैं, इन्हें सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन बी सही है। अब आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।